नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और लगातार आज देखिए 4 जून परिणामों का इंतजार सभी को था और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझानों में यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई मिली, या फिर यहां तक मतलब आप मान लें कि एनडीए को यहां पर शुरुआती रुझानों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देखिए अभी तक तो 295 पर जो है वो सिर्फ बीजेपी चल रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं 190 पर इंडिया जो है वो चल रहा है, अदर के खाते में 23। तो ये शुरुआती रुझान है जहां पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देखिए राज्यभर आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से झारखंड का रुझान क्या कह रहा है, पंजाब की जनता किसका साथ दे रही है, उत्तर प्रदेश में किसका राज होगा। ये सारे आंकड़े स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रितेश मौर्य जुड़ चुके हैं। रितेश जी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक गोपाल जैन हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी बहुत स्वागत है। लेकिन मनीष जी, शुरुआती रुझान कह रहे हैं कि एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें नहीं, और कहीं ना कहीं जो जादू का आंकड़ा है जिसे हम कह रहे थे कि बीजेपी बार बार कह रही थी कि ये आंकड़ा हम पार करेंगे, तो शुरुआती रुझान इसका स्पष्टीकरण देते नजर आ रहे हैं। में अभी ऋषिका देख पा रहे हैं कि 297 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 190 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें कि जो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का नारा रहा है 400 पार का, जो 400 पार का जो नारा उनका रहा है, तो जादू आंकड़ा वो छूते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालांकि 510 सीटों का अभी तक रुझान हमारे सामने है। अभी पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई, इसके बाद में देखिए अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। शुरुआती जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। बहुमत से कहीं अधिक आंकड़ा बीजेपी के पास में जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन 190 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी आगे है। मुद्दों की अगर हम बात की जाए तो मुद्दे तमाम यहां पर उछाले गए, मंगलसूत्र से लेकर मटन से लेकर की पाकिस्तान से लेकर की, और जो तमाम मुद्दे यहां पर उछाले गए, महिलाओं का मुद्दा भी यहां पर उछाला गया। कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है और लगातार हम देख रहे हैं हर एक स्टेट में मुद्दे बदलते गए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर राम मंदिर का मुद्दा भी उछाला गया। इसके अलावा हम देखें पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर महिलाओं का मुद्दा वहां भी उछाला गया, वहां पर मुस्लिम वोटर्स का मुद्दा उछाला गया, मुस्लिमों का। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो विकास का मुद्दा यहां पर उछाला गया। हर स्टेट का अगर हम ऋषि का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेटों में उन मुद्दों का असर यहां पर दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी या विपक्ष के नेताओं के तौर पर यहां पर देखे गए हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। सबसे पहले सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम शुरुआती रुझान देख रहे हैं, शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे जाती दिखाई दे रही, क्या लगता है आपको कि कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जो कारगर साबित होते दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में? देखिए, कांग्रेस जो मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है, तो कांग्रेस का जो शुरुआती कार्यक्रम रहा उनका, करीब 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पदयात्राएं और लंबी पदयात्राएं की। उनका जनता में वो उस बात को था कि जनता में एक उत्साह हुआ, एक नया परिचय मिला। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो कार्यक्रम था उसे वो वोट में नहीं बदल पाए। दूसरी बात क्या था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो 4 बातें हैं। पहली बात जो है वो है कट्टर हिंदुत्व। उनके पास एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा वो है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है और मथुरा की जन्मभूमि। इसके अलावा भी जो कई बातें ऐसी हैं कि 370 है, तीन तलाक है, कई ऐसी बातें आई हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी का कट्टर हिंदू। दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जा रही है वो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है कि पहले राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है और 85 पैसे रास्ते में जो हो जाते, मतलब 15 पैसे पहुंचने की उन्होंने बात कही थी। तो जो बात आई है कि एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, वो लोगों के सीधे बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, नल जल योजना है, आपका घर घर शौचालय योजना है, मकान बनाने की योजना है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसका सीधा लाभ जो है वो जनता को मिला है। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट नंबर तीसरी बात है कि ग्लोबल इमेज, जो 18 से लेके 35 साल का युवा है वो भारतीय जनता पार्टी की ग्लोबल इमेज, G20 है, आपका विश्व गुरु है। इसके अलावा और दूसरी जो बातें हैं, आपका
यूक्रेन से या किसी और ठीक है। कंट्री से बिल्कुल। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। और चौथी बात जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है वो है मजबूत आर्थिक स्थिति और मजबूत संगठन। बिल्कुल। तो ये जो चार चीजें हैं ये उन्होंने इतनी अधिक मजबूत कर ली थी, वो संगठन का उनका इतना प्रभाव रहा कि ठीक है। कांग्रेस पार्टी जो 1984 में 417 सीट लेकर आई थी, बिल्कुल। वो केवल उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हाँ। मतलब एक बरगद का पेड़ जो है कांग्रेस के आला कमान ने उसे गमले में लगा दिया। मतलब बिल्कुल। जो ठीक है। 417 84 में लेके आई थी वो केवल 17 सीट उत्तर ठीक है। प्रदेश ठीक है, जैसा कहीं ना कहीं 80 अजय श्रीवास्तव जी, सीट यहाँ 85 पर हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आप कांग्रेस जो पहले कई दशकों तक, क्योंकि कांग्रेस का राज रहा है, और जब इस तरह से कांग्रेस का कुनबा कम होता गया तो तमाम सवाल कांग्रेस के ऊपर उठे हैं। और चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं। नितिन दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं, उसके बाद में रितेश जी आपके पास आऊंगी। लेकिन नितिन जी, कैसे देख रहे हैं आप जो शुरुआती रुझानों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डाक मतपत्र के जो रुझान आए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, यानी एनडीए आगे है। जो आंकड़ा उन्होंने दिया था लगभग वो आंकड़ा तो वो छू चुके हैं या पार भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या कमी रह गई कांग्रेस में, ये बताइए। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी नितिन जी, पहुंच रही है। देखिए अभी बहुत समय बाकी है, अभी 9:15 बजे हैं और कई जगह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कैंडिडेट भी आगे चल रहे हैं, कन्हैया कुमार भी आगे चल रहे हैं, मनोज तिवारी पीछे चल रहे राहुल हैं। गांधी भी आगे चल तो रहे हैं। मुझे लगता ठीक है कि अभी हाँ वायनाड से राहुल जी भी आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें और सब्र करने की आवश्यकता है, लेकिन इस बातचीत या समीक्षा हम जरूर कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ऋषिका जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ, मनीष जी आप भी सुनिए, बिल्कुल। कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में फर्जी मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनबल, बाहुबल, इस तरह से कांग्रेस की लड़ाई जो है मुद्दों पर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात बिल्कुल। बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही थी, वो बात महिलाओं की सुरक्षा करके मटन पे बात, वो लोगों से ये कह रही थी कि आपको जो कांग्रेस की गई तो आपको आपका मंगल छीन लिया जाएगा। आज में एक पाठ पढ़ा होगा, आज भी याद है, बाबा भारती का जो घोड़ा लेकर भाग जाता है। तो देखिए एक सद पुरुष का और सद व्यक्ति का नुकसान आदमी कर सकता है, वैसे ही जैसे मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी थी, लेकिन वो क्षणिक दुख होता है। उसके बाद जब सत्यता की कसौटी पर बात होती है तो अंततः जीत सत्य की होती है। मैं बिल्कुल बेबाकी से एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी धनबल, बाहुबल, फर्जी मतदान के जरिए लेकिन जो नितिन मोदी का जी, टारगेट लेकिन नितिन जी कल जब इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम आरोपों का, नितिन जी इलेक्शन कमीशन ने कल तमाम आरोपों का जवाब तलब किया और जवाब दिया तो आपसे सबूत भी तो मांगा था। जयराम रमेश ने आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पर कि 150 कलेक्टरों को उन्होंने फोन किए हैं, तो जयराम रमेश को बकायदा दस्तावेजों के साथ में एक जवाब देना चाहिए था और वहां पर सबूत देने चाहिए था। वो आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन पुख्ता सबूत तो दे नहीं रहे हैं आप। मनीष जी, कई ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं, हाँ। मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई और हमारे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन आप कॉल लगाना तो हम टेक्निकल जानकारी चीज के है आधार सर, पे इसको कहाँ जी, कैमरे में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बात करनी करें, होगी। आधुनिक कल भी दौर में मैंने है। आपसे वो सवाल सब- यहाँ वो पर सब- पूछा था, आप उस भी वो तब भी सब- जवाब नहीं दे वो पाए। सब अभी ये जांच बताइए, आप होगी। सुन तो लीजिए नितिन जी, सुन लीजिए ना, सवाल पहले सुन लीजिए आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ, मैंने आपसे कल भी चर्चा की थी, आज भी देखिए मनीष जी ने आपसे पूछा, अब आप कैमरे की बात कर रहे हैं, कॉल है, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, आप कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए, आपको पता है तो, लेकिन कुछ सबूत तो आपके रखने पड़ेंगे ना। इलेक्शन कमीशन ने भी कल यही कहा है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं वो सच है तो हम उस पर भी जवाब देंगे, लेकिन आप सबूत तो लेकर आइए। आधार हो उसका। बिल्कुल। देखिए ऋषिका जी, सबूत और तथ्य आने में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको सबूत और तथ्य और आधार सब मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़े नेता ने कोई बात कही है तो वो बात जो है बेवजह नहीं कही है। तो सबूत आने लेकर में, तो कॉल आए। डिटेल्स निकलने में उसमें समय लगता है। ठीक दूसरी है। बात,
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो भूमिका में है वो निष्पक्ष चुनाव कराने की भूमिका में नहीं है। वो तो मिर्जा गालिब की तरह शेरो शायरी कर रहे हैं। ठीक है। उनको जो है आरोप और जो बात चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है उसकी जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग तो शेर सुना, आप तो शेर शायरी और संगीत सुना के किसी के भी दिल को ठंडक तुरंत पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल बात तो जो है मुद्दे की है, असल बात तो जो है जवाब देने की है, असल बात तो तथ्य परक जो आरोप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लगाए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी ने लगाए हों, चाहे जयरामन रमेश जी ने लगाए हों, उनका तथ्यात्मक जवाब देना चुनाव आयोग का बनता है। उसका तथ्यात्मक जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले जिस तरह से सुना दूं, ठीक है इससे जनता पे क्या प्रभाव? ठीक है नितिन जी, एक मौका सबको देंगे, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रितेश जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। नितिन जी की बातों का जवाब दीजिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग जो है अपनी भूमिका नहीं अदा कर रहा है, कहीं ना कहीं पक्षपात वहां पर हो रहा है, और एनडीए को बढ़त मिल रही है शुरुआती रुझानों में। इस पर क्या कहेंगे रितेश जी? देश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है पहले तो। और नितिन जी की बातों से सीधा सीधा बात तो झलक रही है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। उस प्रकार से जयराम रमेश जी जो बड़े नेता है, काफी बुजुर्ग है, और मुझे लगता है कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो बहुत पहले से इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करके वो विवादों में आए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने देश के गृह मंत्री जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं उन पर यह आरोप लगाना, और फिर आरोप तो कुछ भी ऐसा लगता है कि रात को सोना सपने में कुछ भी आया तो उसके बड़बड़ा दिए। मुझे लगता है इसकी सत्यता को देखना चाहिए। कांग्रेस और ईडी गठबंधन जो एक दूसरे को पहले गाली दिया करती थी, आज एक साथ होकर के मोदी जी के खिलाफ पूरे चुनाव अभियान में कैंपेन में एक ही मुद्दा था, मोदी जी को गाली देना, 400 सीटों को कैसे रोकना। इसका अर्थ है चुनाव के स्टार्टिंग में ही इन्होंने हार स्वीकार कर ली थी, और ये 2 दिन पहले इन्होंने स्वीकार कर ली। और दूसरी बात जो रुझान आ रहा है यह देश के गरीब कल्याण का और युवाओं का, किसानों का और देश के 140 करोड़ जनता का चुनाव तो मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार होने जा रहा है। 400 सीट हम जीतने जा रहे हैं, जहां विपक्ष को लगातार 7 राज्यों में आपने देखा है कि हाई अलर्ट पे है। किस प्रकार से विपक्ष ने धमकी देते हुए कहा है कि ईवीएम की जांच हो, और बहुत सारे ऐसी बातें और सवाल उठा करके इसका अर्थ है कि ये सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार है, खुली संघर्ष करने के लिए स्थिति में है। इसका मतलब है कि विपक्ष क्रिश्चियानी दिल्ली खम्मा नोची की स्थिति में। अभी तो रुझान है 12 बजे का परिणाम आएंगे। ठीक है, कुछ और देर का इंतजार कर लेते हैं रितेश जी। अभी तो बिल्कुल ठीक है, शुरुआती रुझानों में आपकी ही बढ़त दिखाई दे रही है। और देखिए 295 सीटों पर एनडीए और जो इंडिया गठबंधन है करीब 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। थोड़ी देर का हम इंतजार कर लेते हैं, जैसे जैसे वक्त ढलता जाएगा तस्वीरें और भी साफ होती दिखाई देगी कि जनता का जनाधार किस ओर है, जनता ने किसको अपना बहुमत दिया है। देखिए गोपाल जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, अगर हम पूरे इलेक्शन को देखें, शुरुआती चरण से देखें अंतिम चरण तक, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का, हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि चुनाव में जो बयानबाजी हुई, जो मुद्दों की शिफ्टिंग हुई, मुद्दे उछाले गए, उन पूरे मुद्दों को आज आप चुनाव से जो काउंटिंग है कैसे जोड़ कर देखेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत की व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था और सुरक्षा बलों को बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा चुनाव और बिना बड़ी कोई हिंसा के चुनाव करवाया है। भारत में कहीं भी बड़ी जनहानि नहीं हुई है। जबकि अगर हम पुराने चुनावों को देखें तो बड़े पैमाने पर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी की पेटी लूट ली जाती थी, बसों की बसें लूटी जाती थी। और ये पूरा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है। और यहाँ तक अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों में जो मैच्योर लोग हैं भारत के विश्लेषक, बहुत प्रबल बुद्धिजीवी, उनकी नज़रों में अब भारत का लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, वयस्क हो रहा है। अब भारत के लोगों को वोट की और अपने वोट की ताकत का अंदाजा हो रहा है। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को कहना चाहूँगा कि वे कभी भी अपने गरेबान में नहीं झांकते। और खिस्यानी, मेरे पूर्व मित्र ने कहा खिस्यानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे भाई, अपने अंदर भी तो झांको। भाजपा के पास में एक कैडर बेस्ड पार्टी और तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित
ये बोल के सुबह 5 बजे से वो लोग निकलते हैं चने खा के। और उस पार्टी से आप इस देश के अंदर जो अपनी जान लड़ाने के लिए, देश के लिए भूखे प्यासे रह के पूरे देश में, और मोदी जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। और इस देश को इसकी जरूरत है आज। अगर देश में उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए या देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास दिए गए तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। और भी एक नजरों से ये चुनाव देश भर में बहुत आगे नई पीढ़ी याद रखेगी। बिल्कुल कि अब इस चुनाव से पूरे देश ने, जो पहले होता था हिंदू मुस्लिम ऊंचा नीचा, वो इस चुनाव ने खत्म कर दिए। ठीक इस चुनाव में अब सिर्फ विकास और विकास की बात है। ठीक है गोपाल जैन जी, अब यहाँ पर विकास की बात तो आप कर रहे हैं, बीजेपी भी नारे यही दे रही थी, इसी नारे के साथ आगे बढ़ी। और देखिए लगातार आपको बता रहे शुरुआती रुझान आप देखिए, एनडीए 292 पर, इंडिया जो है वो 197 पर, तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो एनडीए ही है जो आगे चल रही है मनीष जी। लेकिन यहाँ पर नितिन दुबे जी, आप मुस्कुरा रहे थे गोपाल जैन जी की बातों पर, और जिस तरह से आरोप, देखिए अब आरोप तो लगा दिए हैं अपने, मतदान के बाद और परिणाम से ठीक पहले जो एक दिन का समय बचा था, वो उस एक दिन को इतना महत्वपूर्ण माना गया था, लेकिन उसे भी बेहद निर्णायक बना दिया गया, क्योंकि आरोप जिस तरह से लगाए गए, कभी ईवीएम पर आरोप लगाए गए, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कहा गया, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि साफ कहा गया, अगर आप सबूत लेकर आएंगे तो कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि उस पर भी जवाब देंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश की स्थिति पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक एक करके राज्य भी हम आगे लेकर आएंगे चर्चा में। तो शुरुआत यहाँ पर मध्य प्रदेश से करना चाहूंगी, क्या कहेंगे सर, जो शुरुआती रुझान है, जो शुरुआती आंकड़े हैं, पहले भी मैंने बताया था कहीं 28-1 का अनुमान है, तो कहीं 29 पर बीजेपी की क्लीन स्वीप है। ऋषिका जी, सबसे पहले तो मैं गोपाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए। गोपाल जी बात कर रहे हैं 1984 और 85 की, जब ये खेतों में लाल झंडा गड़ा के और संघ की शाखाएं लगाया करते थे। आज इनको क्या नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं के हालात नहीं पता। जो संघ के लीडर खेतों में शाखा लगाते थे, चने मुरमुरे सेव खाते थे, वो आज एप्पल का मोबाइल रख के एयर कंडीशनर रूम में ठहरते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास है। भोपाल में कई संघ के प्रचारकों की बड़ी बड़ी मल्टियां हैं एमपी नगर में। इनको क्या मालूम गोपाल जी को। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिलेंडर 6-6 महीनों से गांव में सिलेंडर में गैस नहीं है ना। और जो पीएम आवास की ये बात कर रहे हैं, गोपाल जी जरा जमीन पर आइए, आप अच्छी समीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंधभक्त होकर समीक्षा नहीं की जाती, समीक्षा निष्पक्ष होकर की जाती है। जब आपको समीक्षा का दायित्व मिला है तो आप मोदी जी के कार्यकर्ता का रोल नहीं अदा करके अपने धर्म का पालन कीजिए, भीष्म पितामह की तरह है, नहीं तो आप किसी पार्टी के प्रवक्ता एक बार आप फिर शुरू हो गए। दूसरी बात, एक बार आप फिर शुरू हो गए। तो मनीष जी एक बात उन्होंने एक और टिप्पणी की थी, देखिए जैन साहब ने एक और टिप्पणी की थी कि कांग्रेस के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये भी तो कहा था उन्होंने। हाँ तो झांक रहे हैं ना, बिल्कुल, झांकने के ठीक है, अच्छा झांक रहे हैं। चलिए देखो मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं नितिन जी, मध्य प्रदेश पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, और जो दिग्विजय सिंह का जो गढ़ माना जा रहा है, राजगढ़ और छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस पीछे चल रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो छिंदवाड़ा का जो कांग्रेस का गढ़ रहा है वो भी छिन जाएगा, क्योंकि वहां भी पीछे चल रही है, और राजगढ़ की जहां हम जिक्र कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह ये सीट निकाल लेंगे, वहां से भी दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी तो बैलेट पोस्टर की गिनती हुई है। दूसरी बात, अभी 9:30 बजने में भी 5 मिनट हैं। बिल्कुल, आप इतनी जल्दी कोई अंदाजा लगा लेना नहीं, शुरुआती रुझानों पर ही बात कर रहे हैं हम। होगी बिल्कुल, शुरुआती रुझानों की बात तो कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह की मशीन जहां भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की एक मशीन से वोटिंग हो गई तो वो जीते माने जाएंगे या आगे माने जाएंगे। अच्छी बात है कि हम एक एक पॉइंट पे समीक्षा कर रहे हैं, एक 100 वोटों पे हम समीक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हमारे दर्शक जागरूक होंगे, और हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को भी कुछ नया करने का, ज्ञान वर्धन का मौका मिलेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है समीक्षा करने में, एक एक वोट पे बात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक फिर कहता हूं कि अभी ये जल्दबाजी है। जिस तरह दिग्विजय सिंह जी को अभी कुछ चैनल पीछे दिखा रहे हैं, जिस तरह नकुल नाथ जी को कुछ चैनल पीछे दिखा रहे हैं, हो सकता है
कि अभी आधे घंटे में जो है कितनी मशीन से गिनती हुई होगी। अभी तो बहुत लंबा समय है हमारे पास। ठीक है, अभी 5, तो साढ़े ईवीएम 5, की 6, पेटियों 7 का बजे खुलना तक जो सिर्फ है शुरू पूरा ही होगा। हुआ है नितिन जी। हाँ, आगे आने अभी वाले शुरू समय भी नहीं में हुआ तरीके से। ठीक है, ठीक हाँ, है नितिन जी, अभी और हो शुरुआत सकता है, है ये किसी वार्ड शुरुआती से कोई रुझान जीत पर ही रहा हम, हो क्योंकि भाजपा बाहुल्य वार्ड से, ठीक है लेकिन अभी नितिन हमें जी, बहुत इंतजार करने की आवश्यकता है बिल्कुल ठीक ऋषिका कह जी। रहे हैं, इंतजार करने की आवश्यकता है और देखना होगा कि क्या कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है मनीष जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बेहद साफ है। अब देखिए, शुरुआती रुझान में तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख गई, एग्जिट पोल के आंकड़े भी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने कहा है, देखिए अब मीडिया पर भी आरोप लगाए हैं, एग्जिट पोल पर भी आरोप लगाए हैं कि भाई एग्जिट पोल आंकड़े गलत बता रहा है, जबकि संभावित आंकड़ों पर हम बात कर रहे थे। जो इंडिया गठबंधन के ऋषिका जो सहयोगी दल रहे हैं, देखिए जिस दिन से एग्जिट पोल आया है उसके बाद से अगर हम विपक्षी नेताओं के कुछ टिप्पणियां अगर देखें, उनके ट्वीट वगैरह देखें, तो सभी ने यही कहा कि ये मोदी मीडिया का पोल है, ये मोदी का पोल है, ये बीजेपी का पोल है, ये एनडीए का पोल है। यानी कि जिन भी एजेंसियों ने या जिन भी न्यूज चैनलों ने जो एग्जिट पोल दिखाया है, सभी को एनडीए का पोल दिखाया है। ऋषिका, इसे भी कैसे देखेंगे हम, क्योंकि आरोप तो अब मीडिया पर भी लगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी, आरोप तो देखिए कई लगे हैं, लेकिन अब बस कुछ ही समय रह गया है, थोड़ी देर में जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे और तस्वीरें फिर उसके बाद देखिए राहुल गांधी ने भी उस दिन, देखिए राहुल गांधी से जब मीडिया सवाल कर रही थी, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि ये मोदी मीडिया का पोल है, हम नहीं मानते इसको, क्योंकि जनता का पोल आना बाकी है। ठीक है, और जनता का पोल आ जाएगा, नतीजे क्योंकि आ जाएंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम रुझानों पर बात कर रहे हैं। अजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय श्रीवास्तव जी, अब जिस तरह से आप सुन रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं कि ना एग्जिट पोल के आंकड़ों को मान रहे हैं, ईवीएम पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, और फिर अभी ये शुरुआती रुझान है। लेकिन जैसा पहले आपसे पूछा था, अब जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट स्कीम जो है बीजेपी की, एक तो वो काम आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई हैं, उसका कितना असर जनता के मन पर पड़ा है सर? क्योंकि 7वें चरण तक आते आते हमने देखा पहले चरण के बाद से कुछ सरप्राइजिंग मुद्दों की एंट्री हुई थी, चाहे आप मंगलसूत्र ले लें, इनहेरिटेंस टैक्स ले लें, मुस्लिम आरक्षण ले लें, ये तमाम मुद्दे जो है, मछली मटन, इन सब को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, मुजरा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। ये सारी जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई हैं या फिर ये जो सारे बयानबाजी हुई हैं, इनको कैसे देखते हैं? देखिए ऋषिका जी, होता यह है कि जो एग्जैक्ट पोल रहा है या जो भी बात हुई, जो या आरंभिक रुझान आए, तो होता यह है कि जो समझदार गृहिणी रहती है वो हंडी का एक चावल दबा के बता देती है कि चावल की क्या पोजीशन है, और यही एग्जैक्ट पोल है कि क्या पोजीशन है। हर चावल को दबा के गृहिणी नहीं देखती है कि वो है। तो ऐसे ही जो एग्जैक्ट पोल होते हैं या रुझान होते हैं, उनसे जो हवा चलती है वो एक आने लगती है। और जहां तक रहा कि व्यक्तिगत सारी बातों को लेके ये चुनाव में कि ये चुनाव होता है, तो चुनाव में होता ये है कि जो एक माहौल बनता है जिसे टेम्पो बोलते हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये रही कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बहुत ठगा गई, मध्य प्रदेश में भी ठगा गई। मध्य प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए खुजराहो सीट छोड़ी। जिस समाजवादी पार्टी के पास में एक लोकसभा क्षेत्र में पोलिंग बनाने के लिए जितने मेंबर की जरूरत होती है, उतने उसके प्राथमिक सदस्य नहीं है, आपने उसके लिए एक लोकसभा सीट छोड़ दी, और वो ऐसी लोकसभा सीट जहां की भारतीय कांग्रेस को बहुमत अच्छे मत मिलते और वो जीत भी सकती थी, लेकिन उन्होंने वो सीट दान में कर दी। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें आई, उन्होंने समाजवादी पार्टी ने बड़ी चतुराई से काम लिया। यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं करती, तो ऋषिका जी आप ये मानिए कि जो माइनॉरिटी का वोट है वो 60 to 70% कांग्रेस को जाता, और समाजवादी पार्टी केवल 4-5 जिलों की पार्टी बन के रह जाती, जो उसका एक बड़ा स्वरूप आया। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक ट्रांसफर कर दिया। तो एक जो है आला कमान जो है, एक कांग्रेस में क्या है कि जो आइडियोलॉजी है वो विलुप्त हो गई है, और जो एक उन्होंने ये मान लिया कि परिवार और प्लस मुस्लिम तुष्टीकरण, ये दो ही उसके प्रमुख हैं। जो जबकि हाँ बिल्कुल, कुल मिला के कहें कि परिवार और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही इर्द-गिर्द ही मतलब उनका पूरा सर्किल चल रहा है। एक और चीज आपने यहाँ पर अहम टिप्पणी की है कि जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो भी माकूल नहीं हो पाया। जिस तरीके से कैंडिडेटों का सिलेक्शन करना चाहिए था, सीटों के सिलेक्शन के हिसाब से उम्मीदवार घोषित करने चाहिए था, कहीं ना कहीं ये भी कमी रह गई। नहीं, देखिए ये कमी नहीं है, ये जो है कैंडिडेट का चयन तो जो आला कमान के विवेक पर निर्भर रहता है, उसमें हम
कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका निजी उनका निजी मामला मामला है। है। लेकिन जो हमको दिख रहा है कि मतलब एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा बरगद का पेड़ जब गमले में आ जाता है तो दुख तो होता है कि भाई आप जो प्रदेश चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाते आया है, उसी पार्टी के 4-4, 5-5 चीफ मिनिस्टर उसी प्रदेश से आए हैं। चाहे आप राजीव गांधी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, तो एक जो बात आती है कि देश में कि ये जो पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है, एक समय इसमें क्या हुआ कि जो मतलब वेश थे, जो विचारक थे बड़े बड़े, वो विलुप्त हो गए और जो विचारक थे उनकी जगह ले ली कंसल्टेंट ने। अब वो कंसल्टेंट जो सलाह देते थे, जो स्पीच लिख के देते थे, तो अब उनको वो जनता की नब्ज नहीं मालूम थी कि इस नब्ज से कहाँ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो विलुप्त क्यों हुए? कांग्रेस पार्टी का अगर एक के बाद एक उन्होंने साथ छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर है। मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा। रितेश मौर्य जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझानों में 298 सीटों पर एनडीए आगे है, क्या लगता है जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि शुरुआती रुझान से ही बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल 100% है कि जो रुझान आ रहे हैं हम इससे भी ज्यादा आंकड़े के हम लेकर के हम जाएंगे। जैसे कि हमारे भाजपा के तमाम प्रवक्ता या फिर आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे बड़े नेता हो, कि दावे किए ये वो आज वो पूरा होने जा रहे हैं। हम 370 सीट प्लस हम भारतीय जनता पार्टी आएगी और एनडीए 405 100% आएगी। विपक्ष चाहे कितने खोखले दावे कर ले, कितने ही आरोप प्रत्यारोप कर ले, जिन्होंने हार पहले ही 2 दिन पहले मान लिया, यहाँ तक उन्होंने मीडिया तक को नहीं छोड़ा। अरे मीडिया को 1-2 में मीडिया को मैनेज किया जा सकता। भारत के इतनी बड़ी लोकतंत्र की इतनी सारी मीडिया है, सबको कोई मीडिया को मैनेज नहीं किया जा सकता। और क्या जयराम रमेश जी आप मैनेज कर रहे हैं ना मीडिया को। नितिन भैया, आपको शायद मालूम नहीं है, धन बल से चुनाव किया था, या आपको मालूम है 2023 का चुनाव का मैं रिकॉर्ड आपको बता देना चाहता हूँ। मीडिया ने जब रुझान, नितिन भैया सुनने का आप आदत डाल लीजिए, सुनने का आदत डाल लीजिए। अभी आपको बहुत सुनना है, अभी पूरे दिन भर में आपको सुनना है। 2023 के चुनाव में नवंबर में ये रुझान है, मीडिया का रुझान है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में यही विधानसभा में इस मीडिया ने रुझान दिया था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन परिणाम विपरीत आया था। तब आप बहुत खुश हो रहे थे, तब आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, तब आप मीडिया पे सवाल नहीं उठाते। जब आपके विपरीत परिणाम की ओर रुझान आता है तो आप ईवीएम, मीडिया और संविधान का अपना नारा देते। आप राहुल गांधी के उस मुद्दे को देख लीजिए, जिस प्रकार से जब राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी की, वो मीडिया का किस प्रकार से वीडियो बनाते हुए माहौल उड़ा है, देश के लोकतंत्र का माहौल उड़ा है। आप 1975 का वो कार्यकाल देख लीजिए, इस प्रकार से जब लोकतंत्र में आपातकाल लगाकर देश की जनता को झोंकने का काम किया, तो आप संविधान, लोकतंत्र और मीडिया, ईवीएम पर तो सवाल उठाते, पहले अपने गिरेबान पे झाँपिए, क्योंकि 10 वर्षों में आपने जो कोई काम तो किया नहीं, ना आपने जनता के पास गया। आप जो मुद्दे उठाते हैं महंगाई, मैडम एक बार पूरी बात मुझे कर लीजिए ऋषिका जी, इसको बात जवाब देना जरूरी है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता जब बात उठाते हैं महंगाई या फिर कुछ भी प्रकार की, तो 10 वर्षों में एक ऐसा मुद्दा उठा दीजिए जो जिन्होंने जंतर मंतर या देश भर में कहीं पर मोदी जी के खिलाफ आंदोलन किया हो, देश की जनता के साथ उन्होंने आवाज, केवल मीडिया में प्रकट हो जाने से, बयानबाजी देने से कोई देश का मुद्दा नहीं बन जाता। जनता के बीच काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, केवल बयानबाजी करने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने राष्ट्र के लिए और पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है, इसलिए आज जो रुझान है ये परिणाम परिवर्तित होने वाले हैं, ये दावे से कह सकता हूँ। आप 4 महीने की स्थिति देखेंगे। ठीक है रितेश जी, जैसा आपने कहा कि जो रुझान आए हैं ये परिणाम में तब्दील होंगे या नहीं तो समय बताएगा। लेकिन नितिन जी, एक छोटा सा जवाब मैं इस पर आपका चाहूंगी। रितेश जी ये कह रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं हम जिस तरह से देखिए लगातार बात कर रहे हैं, जब हम बीजेपी की बात करते तो हर कोई यही बोलता है कि जब बीजेपी की रणनीति है वो पहले से तैयार होती है। बीजेपी काफी समय पहले से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव ही क्यों ना हो, वो पहले से इसकी रणनीति बनाने की तैयारी कर देती है। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब देखिए वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि 5 सालों में कभी ऐसा हुआ हो कि आप महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आंदोलन में बैठे हो या फिर आपने कोई धरना किया हो? जवाब दीजिए इसका, आपने कब इसका विरोध किया है? चुनाव आते ही आप ये सब सारी चीजें उठाने लगते हैं। देखिए ऋषिका जी, विरोधी और विपक्ष के खिलाफ मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दमनकारी नीति अपनाई है। आप तो विरोध करने का कह रहे हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी सच्चाई नहीं लिख सकते। इतना जो है इन्होंने पुलिस को और एजेंसियों को अलर्ट करके रखा है।
विपक्ष को मुद्दा उठाने नहीं दिया जाता, विपक्ष को जो है दबाया जाता है। आज देख रहे हैं आप कि हमारे सहयोगी जो संगठन है आम आदमी मतलब पार्टी के कांग्रेस कितने नेता पार्टी जेल जेल में जाने से बगैर डरती है किसी। क्या, ये मुझे बता दीजिए। अरे भाई आंदोलन हम करते नहीं हुए डरते, गांधी आपको जी भी अभी जेल नहीं गए थे, चलो। तो क्या अरे आपकी अभी कांग्रेस डिबेट से पार्टी उठा के ले जेल जाने से चलो, डरती कौन है, मुझे डरता है इतना जेल बता वेल से? दीजिए। ठीक है ना, अरे आप ये जनता बोल के क्यों लिए रहे हैं, जेल क्यों कर जाना रहे हैं? कोई बुरी मतलब बात आप नहीं डरे है, हुए लोग हैं। लेकिन जो दमन चक्र लोकतंत्र आपने की जो बात चलाया करते है हैं, लोकतंत्र उस में आपको दमन मालूम चक्र होना को चाहिए, आप आर्टिकल सुनिए, 93 के अंदर आप आप सुनेंगे नहीं, आंदोलन इसका प्रदर्शन मतलब करने का आप ठीक है, पूर्ण कमजोर अधिकार है। है। ठीक है, आप रितेश सुनेंगे जी, आपके तो पास आप सब मजबूत हैं। रितेश जी सुनिए, ऋषिका रितेश जी देवी मैं आपके उनसे पास बोलिए, लौटूंगी, आप लेकिन थोड़ा बहस सुन लीजिए सुने पहले। बात मटन को। मुर्गा खाने में बैठे ठीक हो है, जब से। रितेश अरे जी मैं तो आपके पास भाई लौटूंगी, आपको सुन क्या लीजिए। दिक्कत है, कोई क्या खा रहा है? ठीक है, आप क्या खाते हो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रितेश जी देखिए, मैं आपके पास खाना पीना लौटूंगी, रितेश जी, पहले सुन देखिए लीजिए, नितिन नहीं जी, तो समझ नितिन नहीं जी, आएगा। नितिन जी और रितेश जी, नितिन जी मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए नितिन जी और रितेश जी, माफ कीजिएगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। यहाँ पर कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ये उसका निजी मामला है और ये निजी अधिकार उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस मसले पर हम बात नहीं कर रहे हैं। मसला हमारा ये है कि अभी हम मतगणना पर बात कर रहे हैं, काउंटिंग पर बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, हम तो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्या रणनीति अपनाई है और उसका कितना फायदा यहाँ पर मिल रहा है। हम उन मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। रितेश जी, हमने आपसे सवाल किया, नितिन जी ने सुना, नितिन जी ने जो जवाब दिया वो भी सुना। देखिए गोपाल जैन जी हमारे साथ में जुड़े। गोपाल जैन जी, अगर हम पूरे चुनाव पर देखें तो इसी प्रकार से विपक्ष और सत्ता पक्ष लड़ता आया है। हर एक मुद्दों पर उन्होंने कोई ना कोई तीखी टिप्पणी की है। तीखी टिप्पणी यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है। कैसे देखते हैं आप इन तीखी और टिप्पणियों को? यहाँ गोपाल जी, इन तीखी टिप्पणियों के बीच, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात होना थी वो असल मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो पाती। पूरे मुद्दे इस पूरे चुनाव से गायब रहे। और आम मैं- चुनाव आम मुद्दों पर होता है, लेकिन आम मुद्दे इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए गोपाल जैन और जी। वो मुद्दे कहीं ना कहीं टीवी डिबेट से भी गायब ना हो जाएं। मैं अपने गोपाल जी। कांग्रेस के मित्रों को निवेदन करना चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी पार्टी की इमेज और अपने आप को थोड़ा बहुत झांकें। जब भोपाल में 7 तारीख को चुनाव हो रहे थे तो सबसे कांग्रेस कार्यालय के सबसे पास का जो पोलिंग बूथ था बल्लभ वन के सामने, वहाँ पर 4:30 बजे तक कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों को खाना नहीं पहुँचा था। वो बेचारे गर्मी के मारे भूख से तड़प रहे थे। तब भाजपा के ही कुछ मित्रों ने उन्हें खाना दिया। और जब मध्य प्रदेश में शहडोल में राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, भावी देश के, उन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाता है और यही पार्टी अपने अंदर नहीं झांकेगी, गाली भाजपा को देगी तो उनका राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर का हेलीकॉप्टर का शहडोल में पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से इन बड़े लीडर की, क्योंकि नीचे का इनका मैनेजमेंट खत्म है। किसी एक कार्यकर्ता को इतना भी विश्वास में नहीं लिया गया कि वो हेलीकॉप्टर के पेट्रोल का इंतजाम करे, रात को रुकने का इंतजाम करे। ये तो इनकी स्थिति है। ये देश पे और मोदी और इनकी व्यवस्था करेंगे। मैं अभी पिछले महीने, आपको एक अंतिम बात कहता हूँ, मैं अभी पिछले महीने चंबल के सबसे इंटीरियर में सबसे खतरनाक जगह मेरा कुलदेवी है। मैं पिछले महीने जब वहां गया, वहां के लोग बिल्कुल बिना पढ़े लिखे हैं, बंदूक के अलावा कोई भाषा नहीं आती। तो वहां पे एक 93 साल का बुढ़ा, मैंने उनको पूछा दादा का लोकल लैंग्वेज में वहां की चंबल की, काय चच्चू का हैरा हो का करोगे जा बार। तो मैंने कहा अरे भैया लल्लू जा मैं कछु नहीं होगो, जे बापड़न को कभी भलो नहीं होंगे, जिनने राम जी को निमंत्रण ठुकराओ है, इन्हें देश में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। उनकी लोकल भाषा का मतलब था। कुल मिला के ये कहें कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर के दर्शन करने का मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण दिया गया, उसको ठुकरा करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जो मुद्दा बैकफुट पर आ गई और मुद्दा बीजेपी को दे दिया। देश भर में आलोचना हुई। देखिए हमने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल के नेता हो चाहे अपर लेवल के नेता हो, सभी ने एक आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है उसको ठुकरा कर गलत किया है और करोड़ों करोड़ जो हिंदुत्व की जो भावना लिए और प्रभु श्री राम में जो भावना लिए लोग बैठे थे, उनकी भावना को ठेस पहुंचाया है। इसलिए हम देखें कि कांग्रेस के हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा और आरोप सिर्फ एक लगाया कि राम मंदिर को उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था वो ठुकरा दिया। अजय श्रीवास्तव जी, इसी सवाल पर मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्या ये मुद्दा भी एक वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर रही और जो चुनावी नतीजे हम देख पा रहे हैं उस पर इसने प्रभाव डाला हो, इस मुद्दे ने राम मंदिर के?
देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पिछले 35 साल से चल रहा है। इसकी शुरुआत जो है प्रयागराज में हुई थी 1985 में। बिल्कुल। जब 1985 में प्रयागराज के संगम तट पर जो हुआ था अधिवेशन साधु संतों का, जिसकी अध्यक्षता महंत अवैधनाथ ने की थी, अशोक सिंघल और महंत नृत्य गोपाल दास ये सारे पहुंचे थे। उस समय एक नारा दिया गया था। वो नारे ने इतनी चेतना दी कि पूरा हिंदू जनमानस है वो जागृत हो गया था। वो नारा था कि हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, हिंदुस्तान में रहते हैं, पर इष्ट देव श्री रामचंद्र जी ताले में क्यों रहते हैं। ये नारे के बाद में जो हिंदू समाज में जो जागरण शुरू हुआ, उस जागरण को कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आइडियोलॉजी थी परिवार। उस समय कुछ समय पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद में कांग्रेस को अपार बहुमत मिला था और राजीव गांधी की जो इमेज थी वो मिस्टर क्लीन के नाम से हुई थी। लेकिन वो 4 साल में आते आते मिस्टर क्लीन जो थे वो फोर्स में तब्दील हो गए थे और उनके लिए उन्हीं की पार्टी के एक जो डिफेंस मिनिस्टर रहे थे जो कि वीपी सिंह, उस समय जो नारा चला था कि राजा मांडा फोड़ दे भांडा, तो जो एक कारण था कि कांग्रेस ने कई बातों को गंभीरता से नहीं लिया और जो संगठनात्मक जो कमजोरी आती गई वो दिन पे दिन आती गई। जो एक समय कांग्रेस में ये था कि कांग्रेस के जो विचारक थे, जो संगठनात्मक जो ताकत थी वो इतनी अधिक थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो विलायत के पढ़े थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, जो कक्षा 3 तक पढ़े थे, के कामराज, वो के कामराज के कहने पर चलते थे और वो के कामराज की योजना थी कि सारे मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दें, उसके बाद शासन करें। तो मतलब कामराज योजना चलती थी। संगठन के जो कई काम थे वो इतने बड़े थे कि वो था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते, चाहे वो साधु संतों पर गोलियां हों, चाहे कारसेवकों पर गोलियां हों, और यहाँ पर कि जिस समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, कांग्रेस यदि उस समय मुलायम सिंह का समर्थन नहीं करती और मुलायम सिंह की सरकार गिर जाने देती तो कांग्रेस जो है कभी उत्तर प्रदेश से अपना जनाधार नहीं खोती। बिल्कुल। जिस टाइम पे उन्होंने मुलायम सिंह को समर्थन दिया कांग्रेस ने, उसी दिन कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए वो हो गई और बाकी जो बचत थी, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसको मनमोहन सिंह जी पूरा कर गए। उन्होंने कह दिया कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का। तो जो ऐसी बातें हुई तो भले ही मुसलमानों को कोई हक नहीं दिया हो, लेकिन वो कांग्रेस का इतना बड़ा डैमेज था कि जिसे करते करते कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं वहीं से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात है वो निकल कर आती है सामने। आजू श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नितिन दुबे जी, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका जो खामियाजा है वो समय समय पर उठाना पड़ा। जिस तरह से अल्पसंख्यकों की लगातार बात की गई, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने की अगर हम बात के लें तो ये कहीं कहीं पर, आप जैसे कि कुनबे कम होने की हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी से जब बड़े बड़े लोग गए, राधिका खेड़ा की भी अगर आप बात कर ले तो उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जब उन्होंने फोटोज अपलोड की तो वहां पर हाई कमान की ओर से उनको ये कहा गया कि आप ये सारी फोटोज जो है अपलोड नहीं करेंगी, आप राम मंदिर क्यों गई हैं, और आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि आप सिर्फ मुद्दा उठाइए संविधान का। क्या संविधान की किताब लहराने से आपको कोई फायदा मिल रहा है? नितिन जी। देखिए ऋषिका जी, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, और भी जो अल्पसंख्यक के दायरे में आए हैं वो सभी हैं। इसमें आप अकेले मुस्लिम को क्यों पकड़ रहे हैं? आप ही की पार्टी के नेता तो कह रहे हैं ना सर, मुस्लिमों के लिए राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ऋषिका जी, कांग्रेस तो सबके लिए राजनीति है। सबके अधिकारों की सुरक्षा करना और धर्म विशेष का साथ नहीं देकर धर्मनिरपेक्ष सभी को अपने अपने धर्म स्थल और अपनी अपनी पूजा पद्धति और खान पान के लिए स्वतंत्र करना, यही कांग्रेस का उद्देश्य है। हम जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो मौका परस्त राजनीति कर रही है। ये सब आपको दिख रहा है, सब आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी जानते हैं। आप एक छोटी सी बात लेकर बैठते हैं कि नॉनवेज खाया, मछली खाई। अरे भाई, अटल जी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था पसंदीदा भोजन जो है चैंपियन और झींगा मछली है। तो आप इसको क्या कहते हैं? अटल जी तो ब्राह्मण भी थे,
भारतीय जनता पार्टी के ध्वजाधारी और इस सम्मानित नेता भी थे। नितिन जी, तो आप इतने अंदर ठीक है। किसी के बेडरूम नितिन और जी, आपको डाइनिंग यहाँ पर टेबल पे रोक रही क्यों हूँ जाते मैं। हैं? ये जो आप आप बात मुद्दे कह रहे की हैं बात उसी पर कीजिए। सुनिए, सुन लीजिए ना, और उसी पर। राम मंदिर की हाँ बात ठीक है नितिन जी, पहले सुन लीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि मछली मटन को लेकर आप बोल रहे हैं अटल जी ने ऐसा कहा था, लेकिन ये शुरुआत भी आप ही की तरफ से हुई। अब ये तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है ना, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ आपके नेताओं की तरफ से ऐसी तस्वीरें जब वायरल होंगी तो दो चीजें अलग अलग हो गई ना। जनता के मन में तो सवाल है, एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि मोदी जी ध्यान में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की तस्वीरें जब वायरल कर रहे हैं, तो दो चीजें, दो सवाल जनता के मन में हो गए ना। ये ध्यान में नहीं है, देव चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, इसे ध्यान नहीं कहते हैं। इसका मतलब होता है अपने को एक में जंगल में, वो तो कल कहने लगे कि मैं तो स्वामी विवेकानंद हूँ, मैं तो जैसे ही बैठा स्वामी विवेकानंद स्थल पर मुझे अंदर से अनुभूति होने लगी। इस ब्रह्मांड में एक आदमी तो बचा ही है साहब, जिससे विवेकानंद जी की अनुभूति होती है, जिससे रामकृष्ण परमहंस की अनुभूति होती है, जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है, यही उसकी तो पत्नी को छोड़ के ठीक है, योगेश्वर बन रहे नितिन हैं। जी, यही तो खूबियां हैं, यही तो विपक्ष के नेताओं की यही तो खूबियां हैं कि बड़बोले बोल जाते हैं और बाद में उसका जब खामियाजा उठाने की बारी आती है तो वो। नितिन जी एक बात, बिल्कुल ठीक है नितिन जी, देखिए आपकी यही तो बड़बोले बोल है। अभी आपने कहा कि 90 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, ये जो बड़बोले बोल है आपकी पार्टी के नेताओं के या कांग्रेस प्रवक्ताओं के, इसका जब खामियाजा उठाने की बात आती है तब आप आरोप लगाने लगते हैं। देखिए ये जो आप टिप्पणियां कर रहे हैं, ऋषि का ने, बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास में आता हूँ। नितिन जी ऋषिका ने ठीक कहा, ऋषिका ने जो सवाल उठाया वो ठीक सवाल है। देखिए एक तरफ देखिए जो भारत है, यहाँ पर सर्वाधिक हिंदू आबादी के लोग रहते हैं, हिंदुत्व के लोग रहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दो तस्वीरें ऋषिका ने पेश की, एक मिनट नितिन जी सुन तो लीजिए। ऋषिका ने दो तस्वीरें आपके सामने पेश की, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लगाने जाते हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के नेता जो मटन की तस्वीरें पेश करते हैं, मछली की तस्वीरें पेश करते हैं। जनता के सामने इमेज क्या बनती है कि एक नेता जो है धर्म की रक्षा के लिए वहां पर जा रहा है, ध्यान करने के लिए जा रहा है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेता है मटन की तस्वीरें पेश कर रहे हैं जो कि अपर्याप्त है इस मामले में। और आपके बड़बोले बोल देखिए, आप कह रहे हैं कि 90 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली, यही बड़बोले बोल आपको जनता ले डूबती है। फिर आप कहते हैं कि दूसरे मेहमानों के पास फिर मैं जाऊंगी जल्दी। जी आप पूरी मुझे करने दें। बिल्कुल नितिन जी, मैं आप ये एक ऐसी अद्भुत पार्टी है जो इस देश के बहुसंख्यकों को मूर्ख बना रही है। इनका ध्यान तो वही बड़बोले लग जाता है, ये तो ध्यान जो है सभाओं में भी लगा लेते हैं। राम मंदिर को हमने रितेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, समझ नहीं आएगा। रितेश जी आपके पास मैं पहुँच रही हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। रितेश जी मैं आपसे जवाब दूंगा, रितेश जी आपसे जवाब लिया जाएगा, आपसे जवाब लिया जाएगा। नितिन जी बात पूरी रितेश जी शांत हो जाइए, देखिए अनुरोध है आपसे, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। आपके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है ठीक है। रितेश जी आपके पास आ रहे हैं, आप एक सवाल लेकर आपके पास में आएंगे, टिप्पणी आपकी लेंगे। नितिन जी से अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए, नितिन जी क्या करें रितेश जी मानिए, रितेश जी मानिए, हम आपके पास में आएंगे, आपकी टिप्पणी लेंगे। रितेश जी आपसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं आपसे, आप रुकिए जरा, नितिन जी से बात पूरी करने दीजिए। रितेश जी हम आपके पास में आएंगे। नितिन जी आप 30 सेकंड में टिप्पणी पूरी कीजिए अपनी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत, ये गर्व की बात है कि हिंदू भारत में बहुसंख्यक है। बिल्कुल, ये भी गर्व की बात है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये सबसे बड़े गर्व की बात है कि मैं ये भारतीय हूँ। सभी के धर्मों की रक्षा करना, सभी संप्रदायों को सुरक्षित रखना, ये मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है। ठीक है, मटन की तस्वीरें पेश करना आपका नैतिक दायित्व, ठीक है। अब रितेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, रितेश जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है नितिन जी आपकी हो गई पूरी टिप्पणी, आपने नैतिक कर्तव्य बता दिया। रितेश जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आज सुबह से ही लेकर के जितने भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, इनको जो प्रशिक्षण दिया गया, वो प्रशिक्षण का जो पार्ट वो भूल गए हैं। आज इस प्रकार से अनर्गल बयान दे करके आज वो फिर विवाद फंसते जा रहे। सनातनी का अर्थ होता है, मैं आपको नितिन दुबे जी को बता देना चाहूँ, मैं भी ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करता हूँ और आपको पता
ध्यान और साधना से, आप अगर ध्यान साधना से किसी देवी देवता का ध्यान करते, किसी महापुरुष ध्यान देते, उसकी अनुभूति होती है। शायद आपको ध्यान नहीं करते होंगे या फिर मेडिटेशन नहीं करते होंगे, जब मेडिटेशन करते तो मन बड़ा शांत होता है। तो ये देश के अंदर जो बात आई है ये तो लाजिमी है कि जहां एक और मोदी जी ध्यान कर रहे हैं, अगर उनको कुछ अनुभूति हो रही है, अगर वो साझा कर रहे हैं देश की जनता को, क्योंकि उन्होंने कहा है 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मैं भी मोदी का परिवार हूँ, ये सब पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि मैं भी गांधी का परिवार हूँ? इन्होंने ऐसा कुछ लेकिन रितेश जी यहाँ पर एक सवाल भी है आपसे। लगाने की कोशिश नितिन जी मैं आपके पास आऊंगी वापस, अभी आप बीच में ना बोले। में ध्यान लगाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है नितिन जी आपके पास मैं लौटूंगी, आप जब ध्यान लगाएंगे तब आपके पास भी आएंगे। रितेश जी यहाँ पर सुन लीजिए, लेकिन ठीक है रितेश जी, लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर जिस तरह से आप आरोप तो लग रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन आप ये बताइए परिणाम से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में थे, काशी बनारस की सीट पर मतदान होने थे, उससे ठीक पहले जब प्रचार प्रसार जो है वो थमा अंतिम चरण का, उसके बाद प्रधानमंत्री चले जाते हैं ध्यान के लिए। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए ठीक पहले वोटिंग से ये सहयोग है या फिर आपकी ओर से कोई प्रयोग किया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार थम गया था और आपको पता था कि प्रधानमंत्री आप अगर कुछ भी करेंगे तो उनकी एक एक प्रतिक्रिया पर नजर तो रहेगी। अब वो ध्यान में ऐसे में जाएंगे कन्याकुमारी तो इसे तो कहीं ना कहीं सवाल जनता के मन में भी उठ रहे हैं कि भाई हो सकता है ये प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी तो रणनीति बनाती है, ये प्रचार करने का जरिया, ये भी सवाल है आपसे, इसका भी जवाब दीजिएगा रितेश जी। देखिए आपको 2019 का चुनाव जब याद होगा, जब चुनाव प्रचार थम गए थे, उन्होंने जाकर केदारनाथ गए थे, उसके पहले भी महाराणा प्रताप के क्षेत्र में गए थे वो, ठीक है गए थे ना। उसके पहले उनके जीवन को आप अगर पूरी भविष्य को देखेंगे, 2 साल वो हिमालय में लेकर रह करके जो साधना तपस्या किए हैं, वो एक साधक व्यक्ति है। कभी आप उनसे मिलेंगे तो एक वाइब्रेशन जो होते हैं किसी महापुरुष के अंदर, जो एक पौरुषत्व होता है वो झलकता है। अब आप यहाँ रितेश जी अब ये अतिशयोक्ति मत कीजिए, महापुरुष तो ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं और नेतृत्व देश का अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान बनाना या महापुरुष, देखिए ये है ना, समय निर्धारित करेगा देश की 140 करोड़ 50 करोड़ जनता ये तय करेगी और समय निर्धारित करेगा। देखिए समय सबका मूल्यांकन करता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक राजनीति का मूल्यांकन होगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, अब देखिए रुझान जो हमारे सामने है, बीजेपी आप देखिए 287 पर, कांग्रेस 210 पर, तो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गोपाल जैन जी एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर। आप हाथ भी उठा रहे थे, नितिन जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे और इस सवाल का जवाब तो मैं सर आपसे भी चाहूंगी। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन यह सहयोग है या प्रयोग था, क्या कहेंगे इसको? और जिस तरह से अभी रितेश जी ने बोला कि वो महापुरुष है, उनके पास जाते से एक अलग सी वाइब्स आती है, इस पर क्या कहेंगे सर? मेरा सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से निवेदन है कि वो अध्ययन किया करें और एहसान फरामोश ना हो। कांग्रेस को जानना चाहिए, उनके प्रवक्ता को जानना चाहिए कि वो जब 71 में पाकिस्तान ने भारत पे युद्ध थोपा था तो श्रीमती इंदिरा गांधी अकेली पड़ी थी, तो उन्होंने सबसे पहले फोन ग्वालियर में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को किया था और उस टाइम में 71 में पूरे उनके मोहल्ले में किसी का फोन नहीं होता था। तो स्वयं कलेक्टर महोदय एक डॉक्टर आपके थे, उनके यहाँ पे फोन लैंड करवाया गया, छोटे काले वाले फोन होते थे, तो वो फोन उनके यहाँ लैंड करवाया गया। तो अटल जी अपने साधारण जो धोती कुर्ते में होते थे अपने घर से आए, तो कलेक्टर ने उनकी बात कराई, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि पंडित जी, जबकि वो चाहती देश की प्रधानमंत्री थी, वो अटल जी कह सकती थी, लेकिन नहीं, सम्मान सूचक वो कितना सम्मान करती थी। उन्होंने कहा पंडित जी देश पे हमला हुआ है, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप इमीडिएट दिल्ली आइए। तो अटल जी साहब, अटल जी ने उस जमाने में ग्वालियर से दिल्ली के लिए दोपहर में सिर्फ एक रेलगाड़ी होती थी, तो उन्होंने कह दिया मैडम मैं कैसे अभी आ सकता हूँ, मेरी जेब में तो टिकट के पैसे भी नहीं है और बाकी में उनके पास पैसे नहीं होते थे। तब उन्होंने कहा जरा आप फोन कलेक्टर साहब को दीजिए, और उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा कि मैं अभी एक चार्टर्ड प्लेन भेज रही हूँ जो 20 मिनट में ग्वालियर पहुंचेगा, आपकी ड्यूटी है कि अटल जी को कृपया दिल्ली लेके आइए आपके साथ।
और जब अटल जी दिल्ली पहुंचे उस समय संचार का माध्यम सिर्फ आकाशवाणी होता था। और अटल जी ने जब आकाशवाणी पे देश को संबोधित किया, कौन कहता है इंदिरा गांधी अकेली है? ये तो देश की दुर्गा है, ये देश की शक्ति है। तो हमारी सेना में इतना जोश का संचार हुआ कि रातों रात सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा समर्पण 93,000 सैनिकों का समर्पण करवाया था। लेकिन गोपाल जी, ऐसा आदर सम्मान सत्कार विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के बीच में हम कहां देख रहे हैं? आज के दौर की अगर हम बात करें तो विपक्ष का ऐसा आदर कहां हो रहा है, या सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कहां आदर सम्मान की बातें हो रही है, या विपक्ष की तरफ से ही कहां हो रही है? वो एक दौर था, देखिए वो एक दौर था जो गुजर गया है, कभी नहीं लौटने के लिए। क्या हम ये कल्पना करें कि वो दौर दोबारा लौटेगा, और लौटाएगा तो कौन लौटाएगा? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है गोपाल जी। इसीलिए वो गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही लेखक। जिम्मेदारी सभी की है, गर्त की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी सभी की है। वो आदर और सम्मान लौटाना और देश की राजनीति को एक ट्रैक पर लेकर आना, ये सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है रितेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अजय श्रीवास्तव लेकिन यहाँ पर मनीष जी, गोपाल जैन जी ने जिस तरह से कहा कि इंदिरा गांधी को दुर्गा शक्ति बताया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर से, और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि विपक्ष में इस तरह की रीति नीति हम नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं पक्ष या विपक्ष की हम बात कर ले इस पूरे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमने देखा कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की बजाय महिलाओं का अपमान इस पूरे लोकसभा चुनाव में हमने देखा। क्योंकि समय समय पर ये जो टिप्पणियां हैं, चाहे वो कंगना रनौत को ले लें, राधिका खेड़ा को ले लें, या तमाम और भी महिलाएं रही हैं जिनकी आदर सम्मान को लेकर बात आई है, अपमान उनका किया गया है। मुद्दे बहुत है, पॉइंट्स इतने सारे हैं जिन पर चर्चा पूरे दिन भर चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से जो रुझान है राज्य भर वो आ रहे हैं। अब टीवी स्क्रीन पर देखिए, हर राज्य के रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अभी फिलहाल की हम बात करें तो शुरुआती जो रुझान है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो पीछे है। हालांकि अभी समय बहुत है, रुझान जो है वो आते रहेंगे और कुछ ही क्षण में हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। कहीं जाइए ना, नहीं, बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।